जय हिंद बच्चों, आप लोगों के बीच पुनः मैं अमरजीत सर आप लोगों के क्लास 10th लेवल का लेकर के मैं आया हूं। आज मैं प्रश्नावली 1.3 से पहले की आगे की जानकारियां दूंगा, जिसमें सबसे पहले आप लोग को हमको अब पढ़ना पड़ेगा। इस जगह एक बार पुनः इस चीज को देखना होगा जो 9th क्लास में मैंने देखा था, उस चीज को पुनः यहाँ पर देखना है। लिखा गया है ये अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, ये आप पीछे वाला क्लास में पढ़ाई किए थे इसके बारे में, लेकिन पुनः इस चीज को जानना होगा क्योंकि यही क्वेश्चन और इसी टाइप पर, इसी परिमेय पर अपरिमेय पर हमको कंसेप्ट आगे की ओर जानना होगा और प्रूव करना है इसी को। ठीक है, इसलिए मैं चाहा कि इस चीज को एक बार फिर आपको मैं बता दूं, ताकि आगे की ओर जो प्रूव करने वाला चीज है इसी पर आधारित है और उस चीज को समझना होगा। ठीक है, जब तक ले आप इस चीज को नहीं समझेंगे बेसिक जानकारी, तो आगे की ओर आपको जानकारी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए आपके पास लिखा गया है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो आपने परिमेय पर बहुत सारा बहस किया था, परिमेय पर बहुत सारे बहस किया था, वो तो जानकारी आपको प्राप्त हो गया था कि वो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। 9th क्लास के बेसिक है, लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में उस चीज को वही चीज है, लेकिन अब परिमेय जो है होता है परिमेय का अपोजिट काम करता है, मतलब एक तरह से उल्टा उछलता है। इसमें लिखा गया है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये एक प्रकार से 9th क्लास के अंदर में है कि दशमलव प्रसार अशांत, अशांत के मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत के मतलब किसी अंक में, जैसे अशांत यहाँ पे समझिए, अशांत के मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम 1 में 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 होगा, तीसरी का 9 होगा, 1 बचेगा, तीसरी का 9 होगा, 1 बचेगा, तीसरी का 9 होगा। तो ये अशांत का वैल्यू हो गया, मतलब बार बार हमारे पास क्या, बार बार हमारे पास में शेष आते जाएगा। ऐसी संख्या को हम लोग अशांत बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या को हम लोग अशांत बोलेंगे। ये जो देख रहे हैं ये दशमलव प्रसार, ये अशांत का है, इसको आगे की ओर और आगे की ओर हम बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरह से बार बार ये आते जाएगा। अशांत के मतलब यही हुआ, दशमलव में शांत नहीं होगा। और शांत के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि शांत किसको कहते हैं। शांत की मतलब होता है जैसे 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 इसका दशमलव रूप होगा। ठीक है, 0.5 इसका दशमलव रूप होगा, ये आपका डिवाइड हो गया, क्योंकि दशमलव 0 देंगे और दशमलव 0 को देंगे तो 10 5 दूनी का 10, इसलिए आपको कितना हो गया, 0.5 बार में ये कट गया। 1 में भाग देंगे कितना से, हम जब देंगे 1 में भाग 2 से तब 0.5, जैसे इसको दिए बोले मैंने कि यह अशांत है, ये जो कहलाएगा ये शांत है। तो ये अशांत के मतलब ये हो गया कि जिसको हम डिवाइड करने के बाद आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो उसका मान कभी भी शेषफल उसका शून्य नहीं आता है और उसका मान आगे की ओर बढ़ते जाता है भागफल, वैसी संख्या को अशांत कहते हैं। तो अशांत में क्या, दशमलव प्रसार अशांत। और अनावर्ती के मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए। अनावर्ती के मतलब होता है जो यहाँ पे एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है तो वहां पे अलग अलग अंक आएगा, एक ही अंक बार बार नहीं आएगा, वहां पे इस अंकों की क्रम जो होगी अलग अलग चलेगी। ये जैसे 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो जाएगा, 2 4 5 6 7, अलग अलग अंक की डिजिट यहाँ तक बढ़ते जाएगी, वह संख्या आपका अनावर्ती कहलाता है। वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा चीज इसमें लिखा गया, इन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा गया नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय में p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता था बोलते थे, तो इसमें क्या करें, नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि परिमेय जो होता है उसका विपरीत होता है, परिमेय जो होता है इसका विपरीत होता है, ये जो होता है परिमेय का विपरीत होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर हो गया। और जहां पे p और q के पूर्णांक q बराबर नॉट 0, सेम प्रोसेस वही है, लेकिन यहीं पर है कि नहीं लिखा जा सकता है, अनावर्ती होगा, अशांत होगा। ऐसे तो परिमेय का भी दशमलव प्रसार आपको 9th क्लास में पढ़ाएंगे, उस चीज को आप देखेंगे कि 9th क्लास में शांत अशांत कैसे निकालते हैं। तो इस जगह पर हम ध्यान देते हैं कि पूर्णांक p और q पूर्णांक है, q बराबर नॉट 0। तो जैसे आपको दिया √2 √3 √5 √7 √11, ये सब अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव जो रूप आता है शांत नहीं आएगा और अनंत संख्या आती रहती है।
एक अंक यहाँ डाले हैं, देखिए इस क्रम को, ये अनावर्ती स्टेप में है, ये जो देख रहे हैं अनावर्ती स्टेप में है, क्योंकि देखिए 1 0, इसके बाद डबल 1 हो गया, फिर 0 1 1 0 1 1 1 0। तो इसमें क्या देख रहे हैं, 1 की क्रम की संख्या जो बढ़ती जा रही है और इसका दशमलव रूप आगे की ओर जा रहा। तो ऐसी संख्याओं को जो लिखावट होती है अशांत होती है, ठीक है। और अशांत में अनावर्ती यह है, 8 क्लास के बेसिक पे भी है, अशांत में 8 अनावर्ती कहलाएगा, और 9th में भी पढ़ना है, 10th में उसको पुनर्भ्रमण के शब्द से जानना है। पुनर्भ्रमण की मतलब फिर से एक बार थोड़ा देखेंगे, ये भी वही चीज है अनावर्ती, इसको देख रहे हैं 8 के बाद में 0 0 की संख्या बढ़ते जा रहा है, डॉट डॉट है। तो ये आपको अपरिमेय हो गया, परिमेय का विलोम होता है, एक तरह से परिमेय का उल्टा लिखाता है, परिमेय का उल्टा हम इसको बोलते हैं। उल्टा के मतलब आप समझते होंगे कि इसमें अशांत होता है, अशांत तो परिमेय भी होता है, लेकिन यहाँ पे अनावर्ती होता है तो उसमें आवर्ती होता है। इसमें भी p बाई क्यू हुआ तो रूप में उसमें लिखा जाता है, तो इसमें नहीं लिखा जा सकता है, बाकी सब सेम होते हैं, वही अंतर है। अब मैं यहाँ पे एक शब्द दिया हूं पहचान, आपको अगर कहीं भी सटीक देखना होगा कि अपरिमेय कौन संख्या है, तो आप पहचान करने के लिए एक तरीका मैं दिया हूं, जो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वह संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। तो और ये संख्या रूट के अंदर होती है, अंदर रखी जाती है, तो समझ लीजिएगा कि वो अपरिमेय है। दूसरा है दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती के रूप में होता है। जो ये लिखा गया स्टेप यहाँ तक, ये स्टेप यही है, आपको ये वाला स्टेप इसको साबित कर रहा है, अशांत है, डॉट डॉट है और अनावर्ती है। ये आपका प्रोसेस एक बार मैंने बताया कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे और अपरिमेय का तौर तरीका क्या है पहचानने के लिए। दूसरी चीज, किसी भी क्लास की पढ़ाई अगर आप सही ढंग से करेंगे तो आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा। आपको लगता होगा कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब क्या, आपने तो परिमेय का बारे में बहुत सारा पढ़ा, लेकिन अब यहाँ से हम अपरिमेय के बारे में बात करेंगे और अपरिमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, जो हमारे कंसेप्ट ये इसी कंसेप्ट पर आधारित है। एक और आपको परिमेय देंगे इसमें, और उसके बाद प्रश्नावली आपको 1.3 को मैं हल करूंगा, उस चीज को आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आगे की ओर बढ़ाता हूं, इसको देखिए। एक परिमेय आपको होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। में 1.3 है, ठीक है, 1.3 है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि कोमा ए स्क्वायर को विभाजित करती हैं तो P कोमा ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है।
अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये क्या है। यही परिमेय के बाद यहाँ पे लिखा गया है परिमेय 1.3। इसी परिमेय के बाद हमने प्रश्नावली 1.3 को बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये थ्योरी है, ये नहीं जानेंगे तो चीज आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इस परिमेय का भी प्रयोग करेंगे, बहुत सारे परिमेय का प्रयोग करके हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये मैं अगर चाहता तो इस चीज को कंसेप्ट को बंद कर देता और प्रश्नावली केवल चालू कर सकता था, लेकिन नहीं। कोई भी कंसेप्ट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे अभी तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस चीज को आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने कुछ अधूरा किया हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी कार्य को अधूरा कीजिए, थोड़ा कीजिए लेकिन अच्छे ढंग से कीजिए और पूरा कीजिए। उसमें किसी प्रकार के आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं चाहूंगा कि आप कोई भी काम कीजिए तो अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि आपके जीवन के लिए वो लाभप्रद है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि कंसेप्ट को ये छोड़ दिया जाए, अगर हम क्वेश्चन को हल करा दे तो क्वेश्चन हल कराना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन हल कर लेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप इस चीज को अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे तो आपकी आगे प्रश्नावली 1.3 बनाने में तकलीफ होगी या उसको समझने में मुश्किल होगा। तो इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूं, ये क्या समझाता है। ये लिखा गया है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या, इस जगह ध्यान दीजिए, P एक अभाज्य संख्या है। तो P के मतलब क्या हुआ, P जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य, P एक अभाज्य संख्या है। तो अब समझिए कि अभाज्य संख्या है तो P का मान क्या क्या हो सकता है। सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। ये क्या हो गया, ये अभाज्य संख्याएं हो गई। ये नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11 लिख सकते हैं, इसके बाद और सारा 13 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्या अभाज्य हो गया। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद आगे की ओर आप जो इच्छा करें वो लिख सकते हैं। दूसरा चीज यहां तक मैं समझा दिया कि अभाज्य संख्या कह रहा थी, अभाज्य संख्या P एक अभाज्य है। तो देखिए P अभाज्य संख्या को मैं लिख करके यहाँ लिख दिया कि इसी रूप में संख्या है जो केवल अपनी पहाड़ा में आती है और किसी के दूसरे के पहाड़ा में वो नहीं आती है। एक तो उसका गुणनखंड जो होगा 2 होगा, इसका गुणनखंड 2 होता है। अभाज्य की जो गुणनखंड होता है 2 से अधिक होता है, यही अंतर है। यहाँ पे अब कहता है कि P जो है इसको बारे में कह रहा है कि P माने ये, इसको समझिए चाहे इसको समझिए, तीनों एक ही चीज। P की मतलब अभाज्य संख्या मैंने अंक यहाँ दे दिए। तो P कहता है कि ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित का मतलब डिवाइड करता है। इसका कहना यही है कि ये जो संख्या मैं दिया हूं ये संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ए स्क्वायर क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि P के यह मान सभी मान में से कोई भी मान अगर विभाजित करता है तो वह मान क्या हो सकता है, वो भी किस रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पे ए क्या है, या ए को आप लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक में आप समझते होंगे कि क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक में आपको शून्य तो भी आता है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, इस तरह से आगे तक आएगा। ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। धनात्मक पूर्णांक स्पेशल बोला है इसके लिए, धनात्मक पूर्णांक। तो आप समझिए कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को, मतलब हुआ कि तो ए का मान है। जब ए स्क्वायर का जब हम मान लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर का मान लिखेंगे इसमें से। तो आप इसको आइए 2 का स्क्वायर लिखे, 2 है इसमें ना, 2 का स्क्वायर लिखे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर इसमें भी 3 है, इसमें का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तब 25 हो गया आपके पास। अब बताइए कि ए स्क्वायर के मान 4, 9 और 25 हुआ। तो यही आपको कहना है कि P से, इसमें जो P के मान है इसमें से कौन से ऐसे अंक है जो इसको दोनों को डिवाइड तीनों को करेगा। तो समझते होंगे 4 यहाँ पे है तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 25 आपको 5 से कट जाएगा। तो इससे अगर डिवाइड करते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे तो इसको करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो इसको करेंगे, इससे करेंगे तो इसको करेंगे। जैसे आपको 4 है, 4 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो 2 बार में 4 डिवाइड हो गए,
ये 2 से 4 डिवाइड हो गया। इसी तरह से इसको देखते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 बार में 9 से डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। 5 से ये भी डिवाइड हो गया, समझ गए, डिवाइड हो गया। लेकिन ये तो स्क्वायर वाला अंक है, ये स्क्वायर के रूप में सब है, तो डिवाइड हो गया। और हम क्या करते हैं कि बिना स्क्वायर वाला मान कर लेते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यही वाला अंक हो जाएगा, बिना स्क्वायर वाला है। तो ये बिना स्क्वायर वाला भी मान को विभाजित करेगा। इसका कहना यही है कि ए स्क्वायर वाला को भी विभाजित करता है ये ऊपर वाला अंक, तो बिना स्क्वायर वाला को भी विभाजित करेगा, जो इस जगह समझा रहा, पी कोमा ए को भी विभाजित करेगा इस जगह। यहां तक तो ये बताया कि पी कोमा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करने वाला स्टेप यहां से पी ए स्क्वायर के मान को विभाजित करा दिया तीनों के, 1 2 तीनों के करा दिया। लेकिन अब इस जगह मैंने आया तो यहाँ पे p कोमा ए को विभाजित करेगा, मतलब हो गया कि बिना घात वाले अंक को भी विभाजित करेगा। उस चीज को देखिए, 2 से आपने 4 को कटाया था, अब इसमें 2 से 2 को विभाजित भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 किसका है स्क्वायर, 2 ही का तो स्क्वायर लगता है 4, तो 2 में भी विभाजित हो जाएगा, 2 में डिवाइड करेंगे 2 से 1 बार में हो जाएगा। उसी तरह से 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 3 भी 1 बार में कटेगा। उसी तरह से 5 से 5 भी कटेगा, 5 से 5 भी कटेगा 1 बार में। तो ये क्या देखे, ये स्क्वायर वाला अंक है, ये सब स्क्वायर वाला अंक है, लेकिन ये बिना स्क्वायर वाला भी अंक को, ये अंक जो इसको स्क्वायर को विभाजित किया वह बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित करता है। इस परिमेय का यही स्टेप है। और ए का मान जो है धनात्मक पूर्णांक, जो आपको मैं बता दिए कि धनात्मक पूर्णांक है, प्लस का चिन्ह इसमें दीजिए या नहीं दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हर प्रत्येक संख्या के पहले धन का चिन्ह लिखा हुआ है, हाँ या नहीं है। तो ये आपको परिमेय यही समझाया कि यदि कोई संख्या एक है अभाज्य और किसी संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित करेगा। जैसे आपको यहां से समझा दिया यहाँ पर, और फिर यहां से समझा दिया इसमें विभाजित करके यहाँ पे तीनों को, बिना स्क्वायर वाला को भी और यहाँ पे स्क्वायर वाला को भी। कौन सा अंक से, जिस अंक से स्क्वायर को मैं घटाया था उसी अंक से बिना स्क्वायर वाला को भी विभाजित किया। यह परिमेय आपको समझाया। इसके बाद हम लोग अब काम करेंगे प्रश्नावली 1.3, क्योंकि इस प्रोसेस पे भी बहुत सारा, यही इस प्रोसेस पे पूरा प्रश्नावली को सिद्ध किया जा सकता है 1.3 को। तो इसलिए मैं आपको बताने का कोशिश किया कि इस परिमेय को समझ लीजिए, आप बुक उठाकर देख लीजिए, आपको स्टेप को पढ़ना है। अगर ये छोड़कर चलते तो ये क्या कहता है इसके बारे में समझ नहीं पाते। ऐसे इसको प्रूव भी किया जाता है, इस चीज को प्रमाणित भी किया जा सकता है, समझ गए। तो प्रमाणित भी किया जा सकता है, तो प्रमाणित मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको स्टेप को समझा दिया। प्रमाणित करना फिर आपके लिए और मुश्किल खड़ा हो जाएगा, तो आप स्टेप को समझ गए। इसी आधार पर हम आगे की ओर काम करेंगे और इसे अलग भी काम करूंगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली पे क्वेश्चन अब काम करेंगे। प्रश्नावली अब ले लीजिए। वन नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आपको अब समझना होगा कि इसको प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि कैसे ये अपरिमेय है। आ गया ना अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है कि √5 कैसे अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस चीज को अब हम सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो कैसे अपरिमेय होगा या कैसे हम इसको अपरिमेय साबित करेंगे, इस चीज को हमको समझना होगा।
तो मैं क्या करता हूं, पहले हम इसको सोल्यूशन से पहले हल करता हूं। इसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। मैं प्रमाण देता हूं, प्रमाण यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, जब परिमेय संख्या है तो क्या हो सकता है, तो √5 बराबर p/q। जब परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये आपको पहले भी पता होगा। तो √5 बराबर p/q, जहां p और q धन पूर्णांक समझते होंगे, धनात्मक संख्या धन पूर्णांक है तथा p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। इस चीज को अब आप आगे को समझिए कि मैं बताया हूं, प्रमाण दिया हूं कि यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या होगा तो मैं √5 बराबर p/q लिख सकता हूं, जहां मैं बताया कि p और q धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है तथा p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने शर्त दिया हूं कि p और q मान है, कोई भी मान होगा, अंश और हर में मान है, लेकिन क्या है, धन पूर्णांक है, माइनस में नहीं है। और ये भी कैसा अंक है, p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि उसमें मिलने वाला कोई अंक नहीं है, उसमें मिलने वाला कोई अंक नहीं है। ऐसी संख्या यहाँ पर है p और q कि कोई उसमें अंक मिलने वाला नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट को हटाएंगे तो इधर का स्क्वायर करेंगे, या नहीं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर बहुत तरीका होता है। आप प्रोसेस पढ़े हैं कि अगर इस स्क्वायर को रूट को हटाना है तो इधर स्क्वायर करिए, तो इधर भी स्क्वायर कीजिए। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए देख करके चलिए, चाहे यहीं देकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, या आगे की ओर बढ़ाया। ये जो है स्टेप इसके बगल में रहेगा क्योंकि इसको शर्त दिया गया इतना को कि क्या है इसमें। तो आगे बढ़ाएंगे तो √5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p²/q² होगा। ये समझ में आया होगा कि रूट में रूट से गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। इस तरह से समझिए, √5 गुने √5 बराबर 5 होगा। एक प्रोसेस ऐसे भी होता है, ठीक है, एक प्रोसेस इसी का ऐसे भी होता है। √5 गुने √5 बराबर √25 हो जाएगा। तो 25 के वर्गमूल क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। दोनों प्रोसेस एक ही है, केवल समझने का अंतर होता है कि √5 गुने √5 करते हैं तो रूट हट जाता है, 5 बचेगा, एक सिंगल अंक। और इसको ऐसे देंगे तो ये भी प्रोसेस वही है, √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 होगा, क्योंकि दोनों रूट एक साथ गुना होगा तो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 5 होगा। दोनों चीज एक ही है। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया हूँ कि √5 में √5 के स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो इधर स्क्वायर किए हैं तो दोनों साइड स्क्वायर होगा। इस चीज को आप समझ गए। अब क्या करूंगा, इसको क्रॉस गुना कराऊंगा, इसके बाई 1 है, इससे इसमें करा दूंगा, इससे वो इसमें कराऊंगा, ये 5q² बराबर p² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से q केवल रोकेंगे, q इसमें से निकालेंगे, q² है, डबल है, तो q² रोकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5q बराबर p²/q। इस स्टेप को आप समझिए कि यहां तक हम ला दिए, p²/q, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, क्रॉस गुना करेंगे तो पुनः यही बात आएगा हमारे पास, इसलिए यहां तक स्टेप मैंने काम किया।
इस चीज को समझिए। अब देखिए यहीं पे हमारे पास में एक स्टेप बन गया, इसको हम समझेंगे कि पी स्क्वायर बटा क्यू है। इसके अंदर में क्या देख रहे हैं, जब इधर कोई अंक इसमें नहीं मिल रहा है तो ये क्या बनेगा, समझने के लिए ये क्या बनेगा, एक भिन्न बनेगा। और क्यू का मान जब धन पूर्णांक है और पी के मान तो इधर पूर्णांक संख्या बनेगा। तो कभी भी भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या इक्वल नहीं होता है। इसी जगह से हमारी मान्यता का उल्टा विरोध करने लगे, विरोधाभास पैदा हो गया। इसी जगह से हम आप स्टेप आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो इस चीज को यहाँ पे समझिए, ठीक है। आगे की ओर अभी लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है क्योंकि ये परिमेय है। उसके बाद लिखते हैं चूंकि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न होगा। ये स्टेप यहां तक आया। इस चीज को आप समझेंगे कि चूंकि मैं कह रहा हूं कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न होगा। इस शर्त को मैंने ध्यान में दिलवाया कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है तो ये भिन्न संख्या होगी। जो इसको मैं बताया कि पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न होगा, ठीक है, एक भिन्न होगा। इस चीज भिन्न होगा तो इसके बाद फिर आगे काम करेंगे। इतना अब काम कीजिए, इसके बाद आगे काम करेंगे। इसको कर दीजिएगा समीकरण 1। इसके बाद पुनः आगे आइए तो क्या हुआ, अब लिखते हैं समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं कि 5q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू। तो एक साइड क्या हो गया, q के मान कुछ भी लगाएंगे धन पूर्णांक तो इधर पूर्णांक बनेगा, इधर क्या बनेगा भिन्न। तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर पूर्णांक, भिन्न बराबर पूर्णांक, केवल लिखिए भिन्न बराबर पूर्णांक। यही अब समझना है कि इधर भिन्न हो गया, इधर पूर्णांक हो गया, इधर भिन्न संख्या इधर पूर्णांक संख्या हो गया, ये कभी बराबर नहीं होगा। ये जैसे शर्त हमारा बदल जाएगा। जो असंभव है, जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब ये क्या हुआ, जो हमने पहले माने थे कि ये जो है परिमेय के बराबर है, और यहाँ पे साबित क्या हो गया कि इधर भिन्न हो गया, इधर पूर्णांक हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, कभी ये संभव नहीं होगा कि भिन्न बराबर पूर्णांक का मान होगा। भिन्न अंश बाई हर में यहाँ पे मान है और उसका मान कभी भी पूर्णांक में नहीं आएगा। जैसे कहने का मतलब कि इस जगह जो अंक होगा वो किस रूप में है, 1/2 के रूप में है। इधर 5 में है, कोई भी मान आप लगाइएगा तो क्या होगा, 5 बराबर 1/2। ये कभी भी बराबर होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अंश बाई हर में है और ये अंश बाई हर में नहीं है। ये पूर्णांक है, पूरा अंक है, और ये हाफ अंक है, तो कभी बराबर नहीं होगा। यहीं से हमारा प्रोसेस या इसका जो कंसेप्ट है उल्टा हो गया। भिन्न बराबर पूर्णांक जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। यहीं से आगे बढ़ेंगे अब। अर्थात
√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करके इसको देखना था कि कैसे ये है या कैसे नहीं है। तो अब ये आप समझ गए कि ये कंसेप्ट जो बनाया गया ये सिंपल आपके कंसेप्ट हो गया, वही जो आपको प्रश्नावली या परिमेय 1.3 में समझाया उसी कंसेप्ट पे चल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये दूसरे तरीका से भी इसको बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस मैं दिया हूं यही है और इसके बाद नहीं, आप किसी तरह से √5 को अपरिमेय साबित करेंगे। अब आप जैसे कर सकते हैं उस चीज को आपको समझना होगा कि जो भी प्रूव करने वाला होता है इस तरह से आपको उसमें शर्त देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शर्त पे ही ये आधारित है, बिना शर्त पे ये नहीं चलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अगला मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, ये आपको सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब मैं क्वेश्चन दूसरा पे काम कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे भिन्न बराबर पूर्णांक समझ में आया। भिन्न किसको कहते हैं? अंश बाई हर में। अपूर्णांक तो समझ रहे हैं, धन पूर्णांक किसको कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस वाला अंक। अगला है 2 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पुनः इसको भी मैं उसी तरह से काम करूंगा, ठीक है? इसको भी उसी तरह से काम करके हम चलेंगे जो उसमें बनाया था मैंने। पहले दूंगा प्रमाण, यदि संभव है तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब आपके पास परिमेय संख्या है तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। तो जब परिमेय है तो मैं इसको लिख सकता हूं किस रूप में? समझते होंगे किस रूप में लिख सकता हूं? P/Q के रूप में। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब P/Q के रूप में आपको शर्त देना होगा, जो शर्त दिया गया था, जहां P और Q धन पूर्णांक है एवं P, Q में कोई निष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे शर्त दिया कि P/Q है, लेकिन P/Q जो धन पूर्णांक है एवं P, Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड के मतलब समझते हैं, अभी मैं इसके पहले बताया कि अंश बाई हर में कोई ऐसा अंक नहीं है जो मिल रहा है, ठीक है? अंश बाई हर में कोई ऐसा अंक नहीं है जो मिल रहा है। इस चीज को आपको समझना होगा। पुनः हम आगे बढ़ाते हैं इसको
इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। या मैंने क्या किया, अब यही समझना कि 3 को मैंने उस दिशा की ओर ले गया, तो 2 बराबर 5 पी बाई क्यू माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से √5 को रोकेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 3 बाई 2 को, ये √5 को रोकेंगे तो पी बाई क्यू माइनस 3। और यहाँ पे देखिए, ये जब इसके बटा में डिवाइड होगा तो 1/2 से गुना होगा, तो 1/2 से गुना होगा तो यहाँ पे भी गुना होगा, यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट है। यहाँ क्या हो जाएगा, √5 बराबर पी बाई 2q माइनस 3/2। इस स्टेप पर हम पहुंच गए, इस स्टेप पर पहुंच गए। इसके बाद यहाँ समझना होगा, यहाँ पे √5 हो गया, इधर क्या हो गया, p/2q में से 3/2q घट रहा। तो अगर इसमें कुछ अंक नहीं मिल रहा है तो ये समझिए कि भिन्न हो गया, भिन्न में से भिन्न घटेगा तो आपको कभी भी भिन्न बचेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, एक साइड भिन्न हो गया, एक साइड क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया 5 के बारे में बात करें, 5 अपरिमेय संख्या हो गया और ये भिन्न हो गया। तो भिन्न कभी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, यही से शर्त लिखेंगे। तो पहले इसको अपना काम कर लीजिए, तब तो आगे की ओर बढ़ाते हैं इसको पुनः। यहाँ पे थोड़ा लिखियो देते हैं इसके बारे में, चूंकि कोमा क्यू पी कोमा क्यू पूर्णांक है, p/2q माइनस 3/2। जब पूर्णांक है तो क्या होगा, एक, इस चीज को समझिए, एक क्या होगा, ये p/2q माइनस 3/2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ परिमेय हो गया, यह परिमेय हो गया। अब इसके आगे की ओर बढ़ाएंगे पुनः। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आपको साबित कर दिया गया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, किंतु इसको शर्त अब उल्टा करेंगे, किंतु √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पे अतः √5 एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारा शर्त यहाँ पे विरोध कर रहा है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। इस शर्त को लिखा गया कहाँ से, इससे, जब ये परिमेय हो गया, यहाँ पे लिखा गया है कि p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय है, तो इसी के बराबर में ये है। इस शर्त से ये परिमेय हुआ तो ये भी परिमेय हुआ, इस शर्त से यहाँ तक बात कहा गया है। लेकिन हमारे को, हम इस चीज को जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, इसलिए लिखा गया कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रोसेस आप समझ गए कि ये यहां से लिखा गया था, ये लाइन यहां से, ये समझा देता हूं, इस जगह से मैं लिखा था, और ये जो है √5 को अपरिमेय, आप जानते भी हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हुआ, यहाँ एक परिमेय बन रहा है, यहाँ एक अपरिमेय बन रहा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारी मान्यता गलत है। हम जब गलत हुए तो क्या होगा, 3 + 2√5, क्योंकि आपको मालूम होगा 9th क्लास के बेस के तहत कि किसी भी अंक में किसी अपरिमेय संख्या से गुना होगा तो भी अपरिमेय बन जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 + 2√5 क्या हुआ, परिमेय संख्या नहीं भइल, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जब अपरिमेय हुआ तो उसी के साथ तो गुना करके जोड़े हैं, तो ये भी अपरिमेय हो गया, तो परिमेय नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मेन चीज इसके अंदर में क्या है, कथन को साबित करना है, प्रूफ करके कथन को साबित करना है कि आखिर वह अपरिमेय कैसे है, तो कैसे के लिए जवाब आपको यही है कि आप उस चीज को आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में आपको लिखा गया वही, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है आपके, 3 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की मैं काम कर रहा हूं, इसमें आपको लिखा गया है पहला क्वेश्चन 1/√2। अब इसको सिद्ध करना है कि ये कैसे हमारे पास अपरिमेय है, ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है कि कैसे हमारे पास में ये अपरिमेय है। तो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं प्रमाण यदि संभव है तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या m है, ठीक है, इस चीज को आप समझिए। प्रमाण दिए यदि संभव है तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या m है, माने 1/√2 को एक परिमेय संख्या जब माने हैं तो उसका मान जो है m के बराबर है, ठीक है। तो जब परिमेय है तो क्या लिखे हैं, परिमेय किसके बराबर है, m के बराबर, तो 1/√2 बराबर m लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को यही समझिए। इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे इसके अंदर में, तो हमारे पास क्या होगा, इसको 1 से गुना करूंगा, इसमें गुना करूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बराबर √2m होगा। हम अब √2 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/m बराबर √2, ठीक है, इस स्टेप तक समझिए। इसके बाद फिर आगे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे दिया हूं कि यदि संभव है तो माना कि 1/√2
एक परिमेय संख्या m है, माने परिमेय संख्या ही है, उसके वैल्यू किसके दिए हैं, m के बराबर। आप कुछ भी वहां पे दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे काम करेंगे। चूंकि अब 1/m एक परिमेय संख्या है। अब इसको क्या कर रहे हैं कि अब 1/m एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि एक अंक में m जो है परिमेय संख्या से डिवाइड किए हैं एक में। माने यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक भी होगा या दो भी होगा तो ये क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या बनेगा। इसलिए आपको 1/m जो है एक परिमेय संख्या लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय संख्या, क्योंकि यह दो परिमेय संख्या का भागफल है। भागफल समझते होंगे, एक भी परिमेय है और m के भी मान जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, एक में कोई भी अंक से भाग देती भागफल हुआ। तो जब भी कोई अंक में भागफल कोई अंक से डिवाइड करते हैं तो जो भागफल बनता है वो भी क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ 2 है और 2 में अगर देते हैं 7 से भाग तो 2/7 क्या बना, एक परिमेय संख्या बन गया। वही यहाँ पर प्रोसेस लिखा गया कि 1/m जो है एक परिमेय में दूसरी परिमेय से भाग दिया गया, तो ये भागफल एक रूप में हो गया। क्योंकि अब अंक पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा अंक है, तो जो भागफल हुआ वो क्या बना, एक परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर शर्त लिखा गया है कि परिमेय संख्या बन गया। लेकिन अब यहीं से हमारा विरोध करने लगेगा, हम उल्टा काम लिखेंगे इसका, क्योंकि यहाँ तक तो परिमेय साबित हुआ ही है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। इस चीज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। m इज इक्वल नॉट जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगा, इस शर्त को ध्यान रखना हो। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, समीकरण इसको 1 कर दीजिएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं कि एक साइड परिमेय एक साइड अपरिमेय, तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, समीकरण 1 से ये समीकरण 1/m बराबर √2, इसको समीकरण 1 किए हैं। इस जगह छूट गया था क्योंकि इस चीज को लेना पड़ेगा, समीकरण 1 करेंगे तभी कथन देंगे। 1/m बराबर √2 समीकरण 1 हो गया। तो जब इसे हम लेकर चलेंगे तो क्या होगा, एक साइड में परिमेय संख्या बनेगा और एक साइड में अपरिमेय बनेगा, क्योंकि √2 जो है अपरिमेय है और इधर वाला यहाँ से भागफल है तो परिमेय हो गया। 1/m परिमेय हो गया और ये वाला जो हो गया आपका अपरिमेय होगा, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमारा मनत जो है ये असंभव वाला काल में डालेंगे, असंभव जब कहेंगे तब हम पहुंचेंगे कहां पर, 1/√2 पे। इसी लाइन में थोड़ा सा लिख दीजिए कमा, जो असंभव है, ये कभी संभव नहीं होगा। ठीक है, अतः
हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन आपको प्रूव्ड हो गया, इस चीज को आप समझ गए। देखिए मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि कोई भी बाबू प्रोसेस, कोई भी तरीका अगर अधिकतम शॉर्ट कर दिया जाए तो वो आपके समझ से बाहर हो जाएगा और वो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा को कैसे लिखा गया। देखिए बनाना कोई क्वेश्चन की बड़ी बात नहीं होता है, मुख्य चीज उसका समझने का प्रोसेस जो होता है वो आसान होना चाहिए, क्योंकि मैथ को शॉर्ट करना आसान है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट कब किया जाता है, शॉर्ट परीक्षा की दृष्टि में जब जाते हैं तो आप शॉर्ट करेंगे। अब बेसिक नॉलेज को पहले आपको समझना होगा कि किसी चीज को, सूरज को आग का गोला कहेंगे तो कैसे कहेंगे। सभी लोग जानते हैं कि सूरज में अपनी रोशनी होती है, वो गर्म होते हैं, लेकिन यहाँ बोलना है नहीं, उसको प्रमाण देना है कि कैसे। तो इसको कहना बड़ी बात नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं कि 1/√2 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ प्रूव्ड किया जाता है कि कैसे अपरिमेय है। आपको पढ़े हैं, आपको 7 क्लास के भी अंदर में मिला है और 9th में भी मिला है कि किसी परिमेय में किसी अपरिमेय से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या जो बनेगी अपरिमेय बनेगी। तो अपरिमेय तो है, लेकिन यहाँ प्रमाण देना है कि कैसे अपरिमेय है। तो ये प्रमाण हुआ, इस प्रोसेस को नहीं लिखेंगे तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। अच्छे काम करने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अच्छे काम के लिए समय की जरूरत होती है। क्वेश्चन है, लंबा प्रोसेस पे बनेगा ही, शॉर्ट पे चलेंगे नहीं। शॉर्ट पे बनाने का मतलब है कि समझना मुश्किल होगा आपके लिए, पढ़ाई करते हैं समझने के लिए, नहीं तो फिर ये समझ से बाहर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है नंबर 2, 7√5, इसको भी प्रमाण दे रहा हूं। यदि संभव है तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या समझते होंगे, इस संख्या है लेकिन क्लियर लिख देता हूं, परिमेय संख्या, इसको भी उसी प्रोसेस तरह एम है, ठीक है। इसको भी माना मैंने, यदि संभव है तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे, पुनः वही काम करेंगे जो उसमें किए हैं। 7√5 जब एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम माने हैं, तो 7√5 बराबर एम, ठीक है। एम हो गया यहाँ पे 7√5 बराबर एम। इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर m/7, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, जो उसके पहले वाला में छूट गया था उस चीज को इसको क्लियर कर लीजिए। √5 बराबर m/7 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बाद आगे प्रोसेस जो उसमें लिखे तो वही काम करेंगे। आगे बढ़ाइए, कोमा एम एक परिमेय संख्या
हैं तथा m/7 दो परिमेय संख्याओं का भागफल है। इसलिए m/7 एक परिमेय संख्या है। जब ये m एक परिमेय हुआ तो एक परिमेय में एक अंक से डिवाइड किए हैं तो क्या बनेगा वो भी आपको यहाँ पे शो कर दिए कि m/7 दो परिमेय संख्याओं का भागफल है, इसलिए m/7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर m/7 परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे जब ये परिमेय हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपरिमेय है। अब इसको प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ा देंगे, थोड़ी सी बढ़ाऊंगा तो आपके प्रोसेस विरोध करने लगेगा। ठीक है, इसको आगे की ओर काम करिए। समीकरण 1 से क्या समझ गए, एक साइड में अपरिमेय और एक साइड में परिमेय लिखेंगे। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय, कमा जो असंभव है। ठीक है, जो असंभव है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना तक आप लोग समझ लीजिए और थोड़ा सा इसमें लिखना है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और होगा। किंतु √5 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां कहा गया है किंतु एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या, किंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः जब √5 परिमेय संख्या नहीं है तो हमारी जो मान्यता है वो गलत हो गई। ठीक है, तो आप अपरिमेय के साथ में एक परिमेय को गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 7 से गुना हुआ तो भी अपरिमेय बन गया। लेकिन अपरिमेय अभी नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तो क्या हुआ, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या हुआ। ये आपका हो गया प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 2। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको आप देख लेंगे।
इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास आगे वाला देंगे और साइंस का भी क्लास दिया जाएगा आप लोगों के लिए। जो भी होगा सभी क्लास आपको मैं पहले भी बताया है, 5 क्लास ले 10th क्लास तक लेवल का साइंस मैथमेटिक्स। इसके बाद एसएसटी का जो भी क्वेश्चन होगा आपको बढ़िया से ढंग से आपको डील किया जाएगा। आप इस चीज को जरूर देखिए और समझिए। किसी भी प्रकार के कहीं भी आपको अगर पूछना हो तो आप निश्चिंत आप इसमें पूछने के लिए आप पूछने के लिए आगे आइए और पूछ कर देखिए उसका जवाब कैसे आपको दिया जाएगा। ताकि आप संतुष्ट जब तक नहीं होंगे तो शिक्षा का मतलब क्या हो कि जब आपको जानकारियां किसी भी बात की नहीं हो पाए तो केवल उतार लेने से कोई मकसद नहीं बनता है। उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी पे उतार लेना बड़ी बात नहीं है। जब आप उस प्रोसेस को समझा देंगे तो भी आपको समझा जाएगा कि आप अच्छी तरह से इस क्लास को किए और उसका आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि यही लोग करते हैं समाज के अंदर में कि पढ़ाई करते हैं लेकिन आगे की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट उनके पीछे की क्लास की जानकारियां नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे कोई काम की चीज नहीं, आपको शिक्षा आपको लेना है, अच्छे ढंग के शिक्षा लेना है जो आपको कामयाबी दिलाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं बना देता हूं, इस चीज को देख लीजिए। नंबर 3, 6 प्लस √2 ये दिया है 6 प्लस √2। फिर प्रमाण देंगे इसमें भी, यदि संभव है तो माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए कहेंगे कि आप इसमें वैसे नहीं माने, इसमें दोनों में m माने। हमको किसी तरह से एक को इसमें से निकाल कर अपरिमेय साबित करना होता है, इसलिए हर में सभी में प्रोसेस अलग अलग दिया गया। केवल एक निकाल दूंगा तो एक को तो मैं बता ही सकता हूं को परिमेय होगा, क्योंकि इसमें √2 नजर दिख रहा है कि प्लस में है, तो इसलिए इसको अब निकालेंगे, तो इसलिए इसको परिमेय इस रूप में माने हैं, ना कि इसमें कोई संख्या दिए है। ठीक है, अंतर यही होता है। तो हम क्या करेंगे, जब परिमेय है तो इसको लिख सकता है 6 प्लस √2 बराबर P/Q। नीचे अब लिखेंगे इसमें जहां P और Q धन पूर्णांक है तथा P, Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये शर्त हो गया। इसमें बता दे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे इसको बढ़ाएंगे, 6 को अब क्या करेंगे, उठाकर उधर ले जाएंगे, √2 इसी जगह रोकूंगा तो हो जाएगा P/Q माइनस 6 हो जाएगा। ये √2 को यहीं पर रोकूंगा, 6 को ले जाऊंगा P/Q माइनस 6। तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये इसी समय दिखने लगा क्योंकि √2 अपरिमेय हो गया और ये P/Q के रूप में से 6 घटेगा तो जो भी मान निकलेगा वो परिमेय बनेगा। और यहाँ क्या बना, अपरिमेय। इसी तरह से आप समझते होंगे कि अपरिमेय है और ये परिमेय है, तब यहीं से हमारी मान्यता जो है उसको दिशा चेंज करेंगे। ठीक है, कि P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि पूर्ण अंक है, दशमलव में अंक डालेंगे तो फिर यहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, पूर्णांक के मतलब पूर्ण अंक है। ठीक है, पूर्णांक समझते होंगे कि पूर्णांक है। अब कोई भी पूर्णांक लेंगे तो इधर घटाएंगे तो जो भी बनेगा वो आपको क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा। पूर्णांक है, जब पूर्णांक होगा तो क्या होगा, तो P/Q माइनस 6
एक परिमेय संख्या है। जब पूर्णांक इसमें रखेंगे 6 घटाएंगे, यहाँ पंक यहाँ पर रखिए पूर्णांक में से, तो 6 घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या बनेगा। जब परिमेय बन गया, ठीक है, परिमेय बन गया, इसको आप क्या करेंगे, समीकरण 1 कर दीजिएगा, ठीक है। √2 बराबर p बाई क्यू माइनस 6 समीकरण 1। चूंकि p और q पूर्णांक है तो p बाई क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। जब पूर्णांक होगा तो p बाई क्यू माइनस 6 जो है एक परिमेय संख्या बनेगा। अब इसके बाद आगे काम करते हैं। यही मुख्य कथन समझना है, कथन ही महत्वपूर्ण है। सिद्ध करने में कथन गया तो ये प्रोसेस गया तो सब चला गया, प्रोसेस पे ही काम करते हैं। समीकरण 1 से एक साइड हो गया परिमेय संख्या, एक साइड अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, जो असंभव है। क्यों हुआ है, किंतु √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके चलते ये नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो असंभव है, संभव नहीं हुआ। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। गलत है, इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा, अतः 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। यही आपका क्वेश्चन हो गया और यही आपका प्रोसेस हो गया। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर में पूछता है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिए। अगर किसी तरह के आपको दिक्कत, कहीं भी प्रोसेस में आपको दिक्कत है, तो आप अपना क्वेश्चन या आपके प्रश्न, मन के जो प्रश्न है, आप जरूर हमको बताइए। मैं उसको हल करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि सृष्टि पर कोई भी सीख कर नहीं आता है, सभी लोग यही सीखते हैं। हर आदमी को सीखने के तरीका अलग अलग होता है। कहा जाता है कि जो डर गया सो मर गया, कहावत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको डरना नहीं है। जो भी इस दुनिया में नंबर 1 बना है या किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 गया है, तो यह समझ लेना है वह उस काम को सबसे ज्यादा समय दिया होगा, तभी उस काम में उतना परिपूर्ण है। और दूसरी चीज, शिक्षा एक ऐसी चीज है, ज्ञान हासिल करना एक ऐसा प्रयास है जिसको दिन रात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इसमें कार्यरत रहता है उसको इसके अंदर से सफलताएं दिखने लगती हैं। क्योंकि प्रोसेस को अगर हम नहीं समझे या नहीं जाने तो बिल्कुल इसमें एक डेग भी आप नहीं चल पाएंगे कि कहाँ परिमेय हुआ, कहाँ अपरिमेय हुआ, कहाँ पूर्णांक बनेगा, कब पूर्णांक बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज को आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यह आपकी प्रश्नावली
अभी जो हुआ 1.3 के मैं पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो भी आपको उदाहरण है इसमें √2 भी सिद्ध करने को है, √3 भी सिद्ध करने को है, उसको भी मैं अलग से बना दूंगा। लेकिन पहले आप बुक को अध्ययन कर लीजिए एक प्रोसेस के तहत, क्योंकि जो चैप्टर की पढ़ाई हो जाएगी उसके तह में और जानकारियां होगा तो अलग क्लास में दे करके आपको बता दूंगा, क्योंकि परीक्षा में उसको भी पूछता है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन अभ्यास का ही डालेगा। अब की बार आप लोग जैसा भी मैथ का एग्जाम हुआ आप लोग देखे कि नो मॉडल पेपर आपको क्वेश्चन आया ना प्रीवियस पेपर से पूछा है, और मैथमेटिक्स के कोई पूछने का तरीका नहीं होता है। मैथ को चेंज कर सकता है, ऑप्शन चेंज कर देगा, नंबरिंग चेंज कर देगा, कथन पूछने का तरीका बदल जाएगा। इसके लिए आपको एक उपाय यही है कि प्रैक्टिस कीजिए, मैथ प्रैक्टिस की चीज होती है, और फास्ट आप कैलकुलेशन करने सीखिए और सिद्धांत को इसमें रखिए, तब जवाब दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिए हैं कि परिमेय संख्या जो असंभव है, ये भी क्यों कहे असंभव है, क्योंकि यहाँ √2 जो है परिमेय नहीं है, इसके चलते हमको कहना पड़ा इस जगह से कि ये अपरिमेय संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो √2 में अगर 6 एक परिमेय को जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय बनेगा। तो इसमें अगर सिद्धांत हमें नहीं मालूम होगा तो हम एक डेग भी कलम नहीं चला सकते। सिद्धांत ही सबसे मुख्य चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रोसेस को अच्छे तरह से समझिए। कहीं भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में एक बार में उस शिखर पर नहीं पहुंचता है जिस शिखर पे आपको जाना है। बार बार गिरना है, बार बार उठना है। आप लोग को मालूम है अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन एक ऐसा विद्वान था कि अपने जीवन काल में 52 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और उसकी पूरी बुक का अध्ययन कीजिएगा, उसके जीवन के वृत्तांत को अध्ययन कीजिएगा, तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। आप और हम कुछ भी नहीं उसके आगे। वो कितना बार गिरा है, कितना बार आगे बढ़ा है, तो आज उसका नाम हो गया अब्राहम लिंकन। जो दिया लोगों के लिए एक संकेत क्या दिया। आपको मालूम है मैं बताया था कि अब्राहम लिंकन के मां ने अपने बेटा को अब्राहम को चूल्हा के आंच पर कोयला से लिखवा करके पढ़ा रही थी। बुकों में लिखी गई है ऐसी बात। उसके जब पिताजी बोले थे कि बेटा को दीजिए मैं टमटम हकवाऊंगा, तो उसकी मां बोली थी कि नहीं मेरा बेटा पढ़ेगा। यह प्रोसेस उनके लिए दिया गया था। अब सोचा जाए कि ऐसा विद्वान अब्राहम लिंकन अपने जीवन में इतने चीजों में हारा है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं जीवन में मेहनत की। अभी मेहनत क्या की, अभी मेहनत करना है। जी करके मेहनत करेंगे। और मैं आप लोगों की पूरी लाइन से बुक की अध्ययन कराऊंगा, और उसके लिए एकदम आप थोड़ा सा समय हमको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल दिक्कत हो जाती है जिसके चलते हम लोग वीडियो नहीं डाल पाते हैं बनने के बावजूद भी। लेकिन उस चीज को धीरे धीरे हम लोग दूर कर देंगे। और आपको यही कहूंगा कि आप कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में डालिए। मैं उसको बताने के लिए तैयार हूं और उस चीज को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसके बाद अगला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा वो दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ाऊंगा। उसका एक दिन की क्लास होगी। आपको दशमलव प्रसार कैसा होता है, कब होता है, कैसे पकड़ेंगे कि इसका शांत हो अशांत होगा, 9th क्लास के बेस ले चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपकी पूरी क्वेश्चन समाप्त हो गई। इसी के साथ मैं आप लोगों के अपने देश हित के लिए आप लोगों से जय हिंद। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी आपके लिए वर्क करते हैं। अब मेहनत के ऊपर हम लोग का डिपेंड है कि कौन कितना वर्क कर पाता है। इसी के साथ मैं आप लोग को जय हिंद।